हे एवरीवन, दिस इज यूजाद वाचिंग केमिस्ट्री अकेडमी। सो बच्चों, डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ग्रोथ के बारे में, और फिर उसके बाद डिस्कस किया था हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जो रिप्रोडक्शन है या ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आपको पता है ये सिर्फ एनसीईआरटी सीरीज़ है, तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर की हम लोग कवर कर ले रहे हैं, ताकि आपका पूरा जो फोकस है वो एनसीईआरटी पे बना रहे। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो कॉन्शियसनेस होती है, या फिर हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में जो पाई जाती है, सेंसिटिविटी, स्टिमुलस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, है ना। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप जाके आप डालिएगा अल्केमिस्ट अकेडमी, तो वहाँ पे सबसे पहले दूसरी वीडियो जो होंगे वो हमारी आ जाएंगी आपके आसानी से। ठीक है, नहीं तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो लिविंग वर्ड में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था, हम लोगों ने अर्नेस्ट मेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लिविंग वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड के बारे में। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम है यूसुफ आज़ाद। आप जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम यूसुफ आज़ाद है। मैं हर वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ, माय नेम इज़ यूसुफ आज़ाद, है ना? आप देख रहे हैं अल्केमिस्ट अकेडमी। तो उसके बाद मैंने आपको पता है कि मेरी ग्रेजुएशन हुई है ना, बीएससी, फिर एमएससी और बीएड भी कंप्लीटेड है, एंड सीटेट क्वालिफाइड है, और मैंने लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है। अभी तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ और आगे फ्यूचर में भी कोशिश यही है कि मैं पढ़ाता ही रहूँ और अच्छे से आप लोगों के बीच में रहूँ, मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करें, है ना। फिर बात करते हैं कि लगभग मैंने 1100 बच्चों को, अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा ही होंगे, 1100 बच्चों से ज़्यादा मैंने लोगों को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारा प्यार भी कमाया है बच्चों से। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में। हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, मेटाबॉलिज्म हम लोग को डिस्कस करना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, है ना, और कुछ चीज़ें जो हम लोग बाहर की डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में नाम ये हम लोगों ने कई बार सुना होगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पहले उसको आपको डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइनों को देखते हैं। ठीक है ना बच्चे? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ, है ना। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म आपको आई होप कि अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? अगर हम बात करें बच्चे, हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी है, सभी के सभी अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शंस होती रहती हैं इस लिविंग बॉडी के अंदर, जो कहीं ना कहीं कोई एक नया सब्सटेंस बना रही होती है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड जो होते हैं वो जुड़ते हैं और बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाता है, बहुत सारे एंजाइम बन जाते हैं, है ना। या जो फैट के मॉलिक्यूल बनते हैं, या फिर हम कहें कि हमारा जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन हो रहा है ना, छोटे छोटे सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यू होते रहते हैं। हम बड़ा सा मतलब बहुत सारा खाना खाते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, फैट के, हमारे आपके कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, है ना। तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट करके उन्हें छोटे छोटे कह सकते हो कि आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है ना, ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू द एंजाइम्स। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन ही तो है एक तरह से, ये मतलब जो परफॉर्म किए जाते हैं हमारे अंदर, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, बट ऐसे डिफाइन हम कर सकते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आर कंसिडर एज, आर कंसिडर एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहेंगे बच्चा इसको? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। मतलब वो रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना, चाहे वो फॉर्मिंग फेज के लिए कुछ बना रहा हो, कुछ ब्रेक हो रहा हो, है ना, दोनों तरह की रिएक्शंस जो होंगी वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगी। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, एंड एक तरह से कह सकते हो, द phenomenon is
कॉल्ड, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? तो हम लोग समझेंगे इस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये है हमारा मेटाबॉलिज्म। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे बॉडी में, क्या कोई भी रिएक्शन हो रही है तो सभी के सभी टुगेदर कंक्लूड क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंक्लूड करते हैं ना। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया अभी आ रहा होगा, अभी और भी क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने नहीं भी पढ़ा है तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग व्हाइट ले लेते हैं, थोड़ा व्हाइट, यहाँ रेड रेड ज़्यादा डार्क लग रहा है, व्हाइट से डिस्कस करते हैं। देखो व्हाइट अच्छा लग रहा है ना। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे बॉडी में बनता भी है, कभी कभी जैसे मैंने बताया ब्रेक भी होता है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है। एक तरह से हम कहते हैं कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे टू टाइप्स की होती हैं मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं। तो पहला वाला हम डिस्कस करें तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, या इस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म, है ना, क्योंकि जो रिएक्शंस होंगे वही एनाबॉलिज्म को कंस्टिट्यूट करेंगे टुगेदर। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया बेटा, एक तरह से कह सकते हो, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस से अगर हम बात करें फॉर्मेशन होने का, है ना, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, तो उसे बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब एक तरह से फॉर्म होगा कोई चीज़, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई अमीनो एसिड है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक लंबी सी चेन बनाते हैं, जो आगे चल के हम इसे क्या कहने लगते हैं, प्रोटीन कहने लगते हैं। फॉर्म हो रहा है ना, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपने पढ़ा होगा ऐसे ही, अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना। फोटोसिंथेसिस भी जो होता है वो भी एक तरह का एनाबॉलिक रिएक्शन है हमारे केस में, है ना, मतलब प्लांट के केस में क्या होता है वहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगली स्लाइड ले लेते हैं। खैर अगली स्लाइड में स्पेस नहीं है, लेट्स, है ना, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे मतलब हमने बताया फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो CO2 है और वाटर, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। यानी हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और साथ साथ में ऑक्सीजन का डिलीवरी होती है और इसमें रिलीज होती है, एक तरह से कह सकते हो, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ये जनरल सी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जो आपने पढ़ी होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, एक तरह की एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी एनाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया अच्छे से, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एनाबॉलिज्म के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाबॉलिज्म का ही, मतलब मेटाबॉलिज्म का ही दूसरा ही टाइप। अब मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे है ना, इस वाले पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा। आपने इसे समझ लिया होगा, अभी हम लोग लाइनों को भी देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला जो टाइप है वो हो गया है। हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, बी वाले टाइप की, एनाबॉलिज्म, एंड द अनदर वन इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब देखो कोई चीज काटी जा रही है, या कैटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना, तो हम ऐसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इसके नाम से अगर आप देखो समझ जाओ तो आपको आसानी होगी। यहाँ से अगर हम इसको सेपरेट करें, ये वाला
इधर है कैटा, मतलब ब्रेक डाउन, काट रहे किसी चीज को, है ना, कटिंग कटिंग कर रहे हैं ना। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कोई चीज, बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो आपका ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है सिंपलर मॉलिक्यूल में, है ना। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसके लिए दैट द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, है ना। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन मतलब हो जाएंगे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, क्योंकि हमने कैटाबॉलिज्म मतलब कटिंग वाला, काटना, है ना, ऐसे समझा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एज इन रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग देखते हैं एज इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन समझ रहे हैं ना, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंबशन होता है ग्लूकोज का, क्या हो रहा है, C6H12O6, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको, इसका कंबशन होता है और बनता है CO2 प्लस H2O, गिव्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है, कंबशन के दौरान। तो ये वाला देखा आपने, यहाँ पे आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कटिंग हो रही है किसी चीज का, कोई चीज ब्रेक हो रहा है तो उसे बोल दिया हम लोगों ने क्या, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दो चीजें हमें मिल गई, एक एनाबॉलिज्म मिल गई और एक कैटाबॉलिज्म मिल गई, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये हो गया आपका, या फिर हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, पहला तो ये वाला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ड्यूरिंग, अगर हम डाइजेशन की बात करें, ठीक है बच्चा, क्या बात करेंगे, डाइजेशन की बात करें तो लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं इनटू सिंपलर, ठीक है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन के, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, स्टार्च वगैरह हम लोग खाते हैं, चावल वगैरह ठूस के खा लेते हैं बढ़िया से, है ना, मजा आ जाता है हम लोगों में ना। तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं स्टार्च के, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, तो वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन होके सिंपलर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आ जाता है और ग्लूकोज फर्दर टूटता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपका जो है वो होता है ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म। आई होप कि आपको अब क्लियर होगा कि कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है। अगर नहीं आया तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको, जब आपने देखा होगा ना, कोई मिस्त्री है, कोई कारीगर है, वो क्या दीवार बना रहा होता है, एक के ऊपर एक ईंट रख रहा होता है, तो छोटी छोटी ईंट रख के वो एक बड़ी सी दीवार बना देता है, बनाता है कि नहीं बनाता है। तो जब बड़ी सी दीवार उसने बना दी तो क्या कर दिया, उसने किया एनाबॉलिज्म, एक तरह से हम समझ रहे हैं एनाबॉलिक रिएक्शन टाइप की हो गई, है ना, बड़ी सी दीवार बनाई। अब वही दीवार अगले 10 साल 20 साल 50 साल बाद जो उनके पूर्वज होंगे, या मतलब जो उनके वंशज होंगे, उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो उसे बुलडोजर बाबा के मतलब बुलडोजर ले आके उसको गिरा दिया जाए, गिरा दे, है ना, सभी ईंटों को तोड़ दे, अलग अलग कर दे, निकाल दे। तो क्या किया, बड़ी सी दीवार को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो वहां पे क्या हो गया आपका, कैटाबॉलिज्म, है ना। तो आई होप कि आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो गई और ये दोनों ही जो मिलके बनाते हैं आपके मेटाबॉलिज्म। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। ऑल द रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी आर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना, और इसी फेनोमेना को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी हम लोग लाइनें देख लेते हैं एनसीईआरटी के, जो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, फटाफट हम लोग देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ है, एक तरह से कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म है, लेकिन हम इसे ये समझेंगे अभी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि बहुत सारी जगह मेटाबॉलिज्म पाई जाएगी, है ना। मतलब हम इसे यहाँ डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है केवल, है ना, या डिफाइनिंग फीचर भी है ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। अभी तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हमें पता है कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं,
केमिकल्स के बने हुए हैं, है ना बच्चा? ये तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में, सब जगह केमिकल ही केमिकल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह पाया जा रहा है ना, तो हर जगह क्या है, केमिकल ही तो है बच्चे। तो सब केमिकल्स के बने हुए हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल भी होते हैं और बिग भी होते हैं, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लास ऑफ द बायोमोलिक्यूल, है ना। अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे हम अलग अलग तरह के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्ट भी होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड और चेंज इनटू सम अनदर अदर बायोमोलिक्यूल, है ना। वो कुछ बन भी रहे हैं और जल्दी जल्दी चेंज भी हो रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल में। जैसे कोई प्रोटीन की जरूरत थी तो बना ली, अब उसकी जरूरत नहीं तो वो ब्रेक डाउन हो गया उसका, है ना, अननेसेसरी है तो ब्रेक डाउन हो गया, उसको डाइजेस्ट करके दूसरी कोई चीज बनाई गई। ठीक है, तो कन्वर्ट होता रहता है, कहने का मतलब ये है। और बायोमोलिक्यूल तो आपको वर्ड समझ में आएगा, अभी आगे चल के हम लोग बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल का मतलब अभी आप इतना समझो दैट केमिकल्स, ऐसे बेसिक केमिकल्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही बनते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं एक तरह से। ठीक है, आगे है दीज कन्वर्जन, इन कन्वर्जन को बात कर रहे हैं, आर केमिकल रिएक्शन, ये एक तरह की क्या है, केमिकल रिएक्शन। अभी बताया था कि केमिकल रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन ही क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि इन्हीं केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जा रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जा रहा है बच्चे, है ना। डोंट बी कंफ्यूज, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल रहे हैं। अब दीज आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत सारी हो सकती है ना, और बहुत सारी एक साथ हो सकती है, मतलब एक के बाद एक चली रही है, एक के बाद एक क्या लगातार चल रही है। जैसे एक रिएक्शन यहाँ चल रही है, दूसरी रिएक्शन उधर चल रही है, दूसरी चौथी रिएक्शन उधर चल, पूरा साइटोप्लाज्म में रिएक्शन ही रिएक्शन चल रही है, हर जगह चेंज कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना। साइमल्टेनियसली एक साथ चल ही रहा है सब कुछ। ठीक है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब चाहे वो मल्टीसेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर, सभी में हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है। हम अगर एक सिंगल सेल में भी देखें तो प्रोटोप्लाज्म बहुत सारा होता है और उसमें बहुत सारी रिएक्शन जो है कंटिन्यू चलती रहती है। इसी रिएक्शंस को तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कह रहे हैं हम लोग। और यही रिएक्शन तो हमें क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें लिविंग स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करती है ना। यही जो रिएक्शंस होती हैं, यही दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर लिविंग स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग स्टेट है वो क्यों आ रही है, इसी वजह से आ रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है तो लिविंग बना हुआ है, नहीं होंगे बंद हो जाएंगे तो मर जाएगा इंसान। कोई भी होगा मतलब मर जाएगा, है ना, एक तरह से। लिखा हुआ ऑल प्लांट, सभी के सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी के सभी, मतलब यहाँ पे देयर इज नो एक्सेप्शन। एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, है ना। अगर वो लिविंग होगा तो मेटाबोलाइज होगा। जैसे मैंने ऊपर कहा कि यही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिविंग करने के लिए, लिविंग होने के लिए। तो जब यही नहीं होंगी तो क्या वो लिविंग होगा, क्या नहीं होगा। इट मीन्स कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने की प्रॉपर्टी रखते हैं और उसमें होती ही होती है ना। तो आप ये सोचो कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो सिर्फ, ऐसा नहीं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है ना बच्चा। और हमने क्या देखा है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा, ये क्या कहला देगा, डिफाइनिंग फीचर भी तो हो जाएगा। स्टार मार्क कर लो इसको, है ना, कहीं पे। ये डिफाइनिंग फीचर भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग फीचर भी हो जाएगा। आगे लिखा है सम टोटल, ये डेफिनेशन है एक तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन की, यहाँ पे इन्होंने दे दी है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, सभी को, यानी कह सकते हो ऑल द केमिकल रिएक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म, सिंपली, है ना। अब ये कह रहे हैं नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म तो होता ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को बिहेव करता है या उसके अंदर किसी भी तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एग्जैक्ट क्लियर है, मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। अभी देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल, मतलब बहुत ही आपके मन में भी आ रहा होगा कि यार ऐसा क्या है कि कौन सी रिएक्शन होती है जो हम बाहर नहीं कर सकते या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती। हमने टेस्ट ट्यूब लिया, हमने क्या किया,
कुछ दो चीज़ें मिक्स करी वहाँ रिएक्शन हो गई, जो हमारी बॉडी में होती है वही वाली रिएक्शन हो गई, तो उसको भी तो हम कह सकते हैं कि वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना? ऐसा आप सोच रहे होगे ना? एनसीईआरटी खुद इसका जवाब दे रही है, देखिए क्या कह रही है, देखिए क्या कह रही है, कह रही है केमिकल रिएक्शन अगर इन और बॉडी, ये तो हो गया है ना, डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ से हम लोग को करना था। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी, अब ये कह रहे हैं कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी, हम इसको बाहर बॉडी के डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में, है ना, बेसिकली हम कर ही सकते हैं आसानी से, है ना। जैसे हमारा क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम किसी तरह से ग्लूकोज बना सकते हैं, हम ग्लूकोज का कंबशन भी करा सकते हैं किसी तरह से, है ना। तो रिएक्शन तो हो जा रही है, लेकिन आगे देखो लिखा हुआ एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म की जाएगी इन अ टेस्ट ट्यूब नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। एनसीईआरटी कहती है भैया देखो, हमें नहीं पता ये रिएक्शन लिविंग है या नॉन लिविंग, आप भले उसको परफॉर्म कर लो, क्योंकि वो एक लिविंग सिस्टम में नहीं हुई है तो हम उस रिएक्शन को लिविंग नहीं कह सकते और ना ही हम उसे नॉन लिविंग कह रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, समझ लो, है ना, कि वो नॉन लिविंग कह रही है ना लिविंग कह रही है। हेंस इसीलिए वो कह रहे हैं वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द, जैसे मैंने बताया था अंडरलाइन कर लेना इसको मस्त एकदम अच्छे से, अपने ग्रीन जो तोता कलर में आता है, पता नहीं कौन से कलर में आता है ना, उससे, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो का मतलब अंडर लैब कंडीशन, पहले ये लिख लेना, अंडर लैब कंडीशन, इन विट्रो का मतलब होता है बच्चे अंडर लैब कंडीशन, ठीक है ना। आर नॉट लिविंग, मतलब ये तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बाहर आइसोलेटेड सिस्टम में परफॉर्म की जा रही है इन अ टेस्ट ट्यूब, वो नॉन लिविंग है, बट उन्हें हम लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं। वो ऐसी रिएक्शंस हैं जो लिविंग में परफॉर्म होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ऐसी रिएक्शन जो लिविंग में होती हैं वो रिएक्शन कह सकते हैं लिविंग रिएक्शन। वो खुद रिएक्शन लाइव नहीं है, बट वो लिविंग की रिएक्शन है, ऐसे समझो, वो लिविंग की क्या है, रिएक्शंस है, ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक और पॉइंट यहाँ पे इन्होंने टपका दिया कहीं से, कहीं से क्या, इसी से रिलेट करके टपकाया है। अभी बात करते हैं इसके बारे में कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से फटाक से अगले पेज पे चल के, क्योंकि हमने अगले पेज पे बहुत सारी लीपापोती कर रखी है, तो इसको हम फटाक से इरेज करते हैं सब कुछ, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। व्हाट इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको समझते हैं जल्दी से। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, तो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, क्या होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, है ना, लाइक अगर हम बात करें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, जैसे कि हम बात करें अमीबा के केस में या फिर यूग्लिना के केस में, है ना, ठीक है, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ही हम बात करें हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पोरीफेरा टिश्यू, मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू नहीं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज इन हम लोगों ने देखा है पोरीफेरा में, जैसे कि हमारा देखने को मिलता है साइकॉन वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल्स, आप देखोगे जितनी भी फाइलम्स हम लोगों ने पढ़ेंगे या फिर आगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, लिविंग वर्ड पहला चैप्टर पढ़ा है, अभी तो क्लासिफिकेशन में पढ़ना है,
तो जितने भी हम पढ़ेंगे क्लासेस या फाइलम्स पढ़ेंगे, सभी के सभी के अंदर क्या मिलेगा, हमें सेल्स मिलेंगी एंड देयर स्पेसिफिक अरेंजमेंट मिलेगा उनका, है ना। जैसे सेलुलर के बाद फिर आ जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे जो आपके नीडेरियंस हैं, है ना, उनमें जैसे कि हाइड्रा है, वहां पे टिश्यू लेवल मिल जाएगा एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा हमारा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहाँ पे मोस्ट एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है वो आ जाएंगे। जैसे कि हमारे फॉर डेटा के अंदर की बात अगर हम करें, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर से करते हैं, फॉर डेटा, ठीक है, या कॉर डाटा जो भी आप पढ़ते होंगे, इनमें जो मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी देखोगे तो बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बने होते हैं और उनके सभी ऑर्गन जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होके काम करते हैं ना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल जो सिचुएशन है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म, ये तो मैंने एनिमल की बात की, ऐसे ही प्लांट में आप देखोगे फ्रॉम जो आपके ब्रायोफाइट है, एल्गी हैं, है ना, जो आपके एल्गी वगैरह वहां से लेके आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म जो हायर वाले हैं, सभी के अंदर सेल्स पाई जाती हैं और इन्हीं सेल्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है हर एक तरह के काम करने के लिए, हर एक तरह के फंक्शन के लिए। चाहे वो कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, उसका अपना एक अलग अरेंजमेंट होगा, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो हमारे सेल्स होती हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती हैं लाइफ की, है ना, तो उन सभी के लिए ये सेल्स ही ऑर्गेनाइज होती हैं प्रॉपर वे में और फिर वो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो एवरी एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह की सेल एक काइंड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रखता है, ठीक है। और इन्हीं सेल्स के अंदर यही वो सेल्स हैं, पॉकेट यूनिट्स हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं सेल्स, जिनके अंदर पाया जा रहा है बच्चे साइटोप्लाज्म, बहुत सारा साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर आपको मिल रहा है ये जो साइटोप्लाज्म है या प्लाज्म है, जो भी आप पढ़ते हो, साइटोप्लाज्म या प्लाज्म, इसके के अंदर होती हैं ऑल द केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शंस, है ना। हम साइटोप्लाज्म को एक बहुत ही अच्छे टर्म से डिनोट करेंगे, आगे चल के कहीं पे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ दैट साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। क्या है? मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरी वजह से कुछ छुप तो नहीं रहा है ना। सेल साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सभी की सभी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं वो होती हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो कि सभी के अंदर पाया जा रहा है सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। ऐसा कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसके अंदर सेल्स नहीं होंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा किसी चीज का, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बच्चे दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? तो हमें अभी यहाँ पे एक यहाँ पे मिल गया मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा मिल गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द लिविंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्शियसनेस।